आज हम बात करेंगे सारणी के अनुप्रयोगों। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल। सारणी के द्वारा किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सपोज हमें कोई त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी। यह कोई त्रिभुज है हमारे पास ए बी और सी, जिसके शीर्ष x1, y1, x2, y2, x3, y3। यह कोई त्रिभुज हमारे पास है ए बी सी, जिसके शीर्ष हमें दिए गए। हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। सारणी में लिखते हैं हम x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी की सहायता से ज्ञात करना है, तो सारणी बनाते समय में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, जो तीनों बिंदुओं की x निर्देशांक है उनसे हम पहला स्तंभ बनाते हैं, y निर्देशांकों से हम दूसरा स्तंभ बनाते हैं, और तीसरे स्तंभ में केवल 1 1 1 आता है और बाहर 1/2 से हम गुणा करते हैं। हमें जब भी हम सारणी को हल करते हैं तो उसका जो मान आता है उसको डेल के द्वारा दर्शाते हैं। इसलिए यहां पर भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम डेल के द्वारा दर्शा रहे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 सारणी में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, और इसकी इकाई होगी वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है इसलिए। अब हम इस सारणी को हल कर सकते हैं प्रसार विधि के द्वारा, सारोस विधि के द्वारा या संक्रियाओं के द्वारा। यदि मैं पहले कॉलम के लिए प्रसार करूं तो देखते हैं क्या मान आएगा। 1/2 हमारे पास पड़ा है पहला कॉलम, तो हमने पहला में लिखा x1, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है छोड़ दिया। शेष की हम सारणी बनाकर हल करते हैं तो द्वितीय क्रम की सारणी हमें यहाँ पे मिलेगी। इसको जब हल करेंगे तो y2 को हम 1 से गुणा करेंगे, फिर माइनस और 1 को y3 से गुणा करेंगे तो y, फिर माइनस में अगला में लिखा मैंने x2, फिर वही बात जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़ दिया। शेष की हम सारणी बनाकर हल करेंगे तो y1 को मैंने 1 से गुणा किया तो y1, माइनस 1 को y3 से गुणा किया तो y3, फिर प्लस लास्ट में हम लिखेंगे x3। अगेन वही बात, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़ दिया जाएगा, शेष की सारणी को हल किया जाएगा। तो y1 को 1 से गुणा किया y1, माइनस 1 को y2 से गुणा किया तो y2। अगर मैं यहां पर माइनस कॉमन ले लूं, y1 माइनस y3, मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, दोबारा लिख रहा हूं 1/2 x1 पढ़ाई है, y2 माइनस y3, हमने यहां से माइनस कॉमन लिया, ये माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आपको याद हो तो 10th क्लास में भी आपने पढ़ा था कि अगर त्रिभुज के शीर्ष दिए जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तब आपको यही फॉर्मूला बताया गया था। लेकिन वहां पर यह नहीं बताया गया था कि ये रजत आया कहां से। तो ये रजत किसके द्वारा आया, ये सारणी की सहायता के द्वारा ही आया। यहां पर आपको करना क्या होगा, त्रिभुज के शीर्ष दिए जाएंगे और हमसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमसे कहा जाएगा कि सारणी की सहायता के द्वारा, तो सारणी की सहायता के द्वारा आप इस फॉर्मूले के द्वारा उसका मान ज्ञात करेंगे। यहां पर हमें दो बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते समय ऋणात्मक आए तो आप उसका निरपेक्ष मान लेकर चलेंगे, अर्थात माइनस को छोड़ देंगे। माइनस हमें केवल यही बताता है कि उसका जो आकार है वो ऋणात्मक साइड पर होगा, विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। दूसरी बात, कई बार क्या है, हमें बिंदु दे दिए जाते हैं, उन बिंदुओं में एक अचर राशि डाल दी जाती है। जैसे सपोज 2, 3, 1, 4, 8, 9, ये 3 बिंदु दिए हुए हैं और कहा गया है
किनके द्वारा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है जिसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। तो हमसे ए का मान पूछा जाएगा। ऐसे समय में जब हम क्षेत्रफल लिखेंगे तो उनके आगे प्लस माइनस जरूर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें बिंदु निकालना है, ए का मान ज्ञात करना है। ए का मान ऋणात्मक भी हो सकता है और ए का मान धनात्मक भी हो सकता है। इस चीज को हम उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। तो हम यहां पर एक उदाहरण की बात करते हैं। यदि त्रिभुज के शीर्ष -3,3, 2,3 तथा 2,-2 हो तो उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखें जरा, तो आपको यहां पर एक शीट दिया गया है -3,3। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि x1 का मान -3, y1 का मान 3 होगा। दूसरा बिंदु हमें दिया गया है 2,3, दूसरा बिंदु है, इसलिए x2 का मान 2 और y2 का मान 3। तीसरा बिंदु हमारे पास है 2,-2, तो यहां से x3 का मान 2 हो जाएगा और y3 का मान -2। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का। डेल बराबर 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, s3 y3 1। अब मैं इसमें मान रखता हूं 1/2, x1 के स्थान पे -3, y1 के स्थान पर 3 1 पड़ा रहेगा, s2 के स्थान पर 2, y2 के स्थान पर 3 फिर 1, s3 के स्थान पर 2, y3 के स्थान पर -2 और फिर 1। तो जब मैंने मान रख दिए तो हमें तृतीय क्रम की सारणी प्राप्त हुई है। अब इसको हल करना है संक्रियाओं के द्वारा, प्रसार के द्वारा, सारोस विधि के द्वारा, किसी के द्वारा भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सारोस विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। सारोस विधि का प्रयोग करते समय हम जानते हैं कि पहले दो स्तंभों को दोबारा लिखा जाता है। तो मैंने पहले दो स्तंभों को दोबारा लिख लिया है। अब इसको हल करेंगे तो पहले अवयव का जो विकर्ण है उनको गुणा करेंगे। -3 और 1 को गुणा किया तो -9, अपनी तरफ से लगाया प्लस, फिर 3 1 और 2 को गुणा किया 6, फिर प्लस लगाया, 1 2 और -2 को गुणा किया तो -4, फिर अपनी तरफ से बीच में माइनस लगा दिया। अब तीसरी पंक्ति के अवयवों के विकर्णों की बात करेंगे। 2 3 और 1 को गुणा किया 6, प्लस लगाया, -2 1 और -3 को गुणा किया तो प्लस का 6, फिर प्लस लगाया, 1 2 और 3 को गुणा किया तो 6, तो -9 प्लस 6 प्लस -4, -6 प्लस 6 प्लस 6 18। 1/2 बार चलेगा हमारे पास ये। एक बटे 2 था हमारे पास, प्लस के 9 सॉरी माइनस के 9 और माइनस के 4, तो कुल मिलाकर माइनस के 13 और प्लस के 6। -13 में से या -13 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? आएगा मान कितना? 7 माइनस का, और इधर माइनस के 18, माइनस के 7 और माइनस के 18 माइनस के 25, -25 बटे। तो जब हमने हल किया दिए हुए त्रिभुज को क्षेत्रफल निकाला तो मान आ गया -25/2 वर्ग इकाई। लेकिन अभी मैंने बताया था आपको कि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अगर ऋणात्मक मान आता है तो उसका निरपेक्ष मान लेकर चलते हैं, अर्थात माइनस चिन्ह को हम छोड़ देते हैं। तो हम इसको या तो मापांक में लगा देंगे या माइनस चिन्ह छोड़ देंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 25/2 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से किसी भी दिए गए त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। एक और उदाहरण की बात करते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष A 4,3, B -5,2 तथा C K,0 हो और उसका क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि हमें कई बार क्षेत्रफल दे दिया जाता है लेकिन बिंदु में एक ऐदिश वैल्यू रख दी जाती है जिसका हमसे मान पूछा जाता है। तो हमें काम वही करना है। तो सबसे पहला काम जो बिंदु दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। पहला बिंदु आपका 4,3 है, तो यहां से हमें पता चल गया x1 बराबर 4 और y1 बराबर 3। दूसरा बिंदु
-5, 2 है, तो x2 का मान -5, y2 का मान 2। तीसरा बिंदु k, 0, तो x3 का मान k एंड y3 का मान 0। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। नौ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, साथ में लिखेंगे वही x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। डेल का मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो हमें दिया हुआ है कितना, 2 वर्ग इकाई। तो डेल के स्थान पर हम यहां पर 2 लिख देंगे, बराबर 1/2। x1 का मान 4 है, y1 का मान 3, यहां पर 1 रहेगा, x2 का मान -5, y2 का मान 2, फिर 1, x3 का मान k, y3 का मान 0। हमें k का मान निकालना है, क्योंकि ये बिंदु में आ रहा है, ये मान ऋणात्मक भी हो सकता है और ये मान धनात्मक भी हो सकता है। इसलिए जब हमने क्षेत्रफल लिखा तो उसके आगे प्लस माइनस का चिन्ह जरूर लगाएंगे। क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, लेकिन बिंदु ऋणात्मक और धनात्मक हो सकता है। अब हम इसको हल करते हैं, तो मैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 1 -5 2 1 k 0 1। फिर तृतीय क्रम की सारणी है, इसको हल करने के लिए मैं अगेन सारूस विधि का सहारा लेता हूं। तो पहले 2 कॉलम मैंने दोबारा लिख लिए, ±4 बराबर 4 2 1 को गुणा किया तो मान आ गया 8, प्लस 3 1 और k को गुणा किया तो मान आ गया 3k, प्लस 1 -5 और 0 को गुणा किया तो मान आ गया 0, माइनस लगाया मैंने, k 2 और 1 को गुणा किया तो मान आ गया 2k, प्लस 0 1 और 4 को गुणा किया तो मान आ गया 0, प्लस 1 -5 और 3 को गुणा किया तो मान आ गया -15, प्लस -4 आपके पास पड़ा है यहाँ पर 8 प्लस 3k प्लस 0, 8 और 3k जोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए हम इसको वैसे ही लिख लेते हैं 8 प्लस 3k माइनस ये 2k हमारे पास रहेगा, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ गया 15, इंप्लाइज दैट +4 8 प्लस का है और 15 प्लस का है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा हमारे पास 23, प्लस का 3k और माइनस का 2k, तो हमारे पास बचेगा प्लस का। अब हमें k का मान निकालना है, इसलिए एक बार हम धनात्मक चिन्ह और एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो 4 बराबर 23 प्लस k, तो 23 की मैं जगह बदल देता हूं, 4 माइनस 23 बराबर k, तो यहां से k का मान कितना आ जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लूं 23 माइनस 4, 23 में से 4 को घटाना है, तो k बराबर आ गया -19। अब हम ऋणात्मक साइन लेकर चलते हैं, हमने कहा ऋणात्मक साइन, तो यहां पे प्लस के स्थान पर माइनस लेकर चलेंगे, तो -4 बराबर 23 प्लस k, 23 की मैं जगह बदलता हूं, -4 माइनस 23 बराबर k, माइनस का 4 और माइनस का k आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन मान माइनस का ही रहेगा, तो माइनस का क्या हो गया 27। तो हमें त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए गए थे, उनमें C वाले शीर्ष में अचर राशि k डाली गई थी, जिसका हमें मान ज्ञात करना था। उसके लिए हमें दिया गया था कि उसका जो क्षेत्रफल है त्रिभुज का 2 वर्ग इकाई है। तो जब हमने हल किया तो k के 2 मान मिल गए, -19 और -27, तो k का मान बराबर -19 और -27। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, जब भी हमें बिंदु दिए जाएं तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं, दूसरे नंबर पर बात करते हैं 3 बिंदुओं के सरेखीय अवयव। नंबर 2 3 बिंदुओं के सरेखीय। तो हम कहते हैं 3 बिंदु सरेखीय है, तो इसके लिए हम बात करते हैं कि जब 3 बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो वो तीनों बिंदु क्या होंगे, सरेखीय होंगे। कैसे, ये देखते हैं हम, सपोज हमें कोई 3 बिंदु दिए गए हैं जिनसे हमने एक त्रिभुज बना लिया A, B और C, तो इस त्रिभुज का कोई ना कोई क्षेत्रफल जरूर होगा। यदि मैं इनमें से किसी एक बिंदु को, सपोज मैंने A बिंदु को यहां से प्रेस करना चालू किया,
नीचे लेकर आ रहा हूं, धीरे धीरे करता हुआ इस बिंदु को मैं यहां पर लिया है, ए बिंदु यहां पर आ गया। अब तीनों ही बिंदु एक ही लाइन पर है। अगर मैं इस प्रकार से बना दूं तो बी, ए और सी। अब ये तीनों बिंदु कोई भी त्रिभुज नहीं बना रहे, यानी कि इनके द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 0 होगा। तो तीनों बिंदु क्या हो गए? सरेखीय हो गए, एक ही रेखा पर हो गए। तो इसके लिए हम ये यूज करते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे पहला काम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं, वो लिखते हैं हम। अब क्योंकि तीनों बिंदु सरेखीय है, यदि ये क्षेत्रफल हमारा किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे तीनों बिंदु क्या होंगे? सरेखीय होंगे। अगर मैं इसके बराबर 0 लगा दूं, बराबर 0, 1/2 को 0 से गुना करेंगे तो मान 0 आ जाएगा। तो रिजल्ट हमारे पास आ गया x1 y1 1, s2 y2 1, s3 y3 1 का सारणिक बराबर 0। तो जब भी हमें कहा जाए कि तीन बिंदु सरेखीय है, सिद्ध करना है, या कई बार कहता है कि बताओ कि ये बिंदु सरेखीय होंगे या नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे? इसमें मान रखेंगे। इसमें मान रखने के बाद यदि वो मान 0 के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे वो तीनों बिंदु सरेखीय है, और नहीं आएगा तो हम कहेंगे तीनों बिंदु सरेखीय नहीं है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझकर चलते हैं। सपोज हमें तीन बिंदु दिए गए हैं, 3, -2, पहला बिंदु हमारे पास है 3, -2। दूसरा बिंदु हम यूज कर लेते हैं 5, 2, और तीसरा बिंदु मैंने यूज कर लिया 8, 8। हमें कहा जाएगा कि सिद्ध कीजिए तीनों बिंदु क्या हैं? सरेखीय हैं। या इसी की लैंग्वेज बदल दी जाती है, पूछा जाएगा कि क्या ये तीनों बिंदु सरेखीय होंगे या नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहला काम इन तीनों बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो यहां से अगर देखा जाए, ये पहला बिंदु है, x1 का मान 3, y1 का मान -2, दूसरा बिंदु s2 का मान 5, y2 का मान 2, तीसरा बिंदु s3 का मान 8, y3 का मान 8। हम क्या करते हैं? त्रिभुज के क्षेत्रफल की ही बात करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल बराबर 1/2, x1 y1 1, s2 y2 1, s3 y3 1। अब हम इसमें मान रख देते हैं 1/2, x1 के स्थान पर 3, y1 के स्थान पर -2, 1 पड़ा रहेगा, s2 के स्थान पे 5, y2 के स्थान पे 2, 1, 8, 8, 1। अब हम इसको हल करेंगे, वही सारूप विधि का प्रयोग कर रहा हूं। 3, 5, 8, -2, 2, 8। पहले दो स्तंभ में दोबारा लिखेंगे। 1/2 बार हमारे पास पड़ा है, 3, 2 और 1 को गुणा किया तो 6 आ गया, प्लस -2, 1 और 8 को गुणा किया तो -16, 1, 5 और 8 को गुणा किया तो 40, फिर माइनस लगाया मैंने, 8, 2 और 1 को गुणा किया तो 16, प्लस 8, 1 और 3 को गुणा किया तो 24, प्लस 1, 5 और -2 को गुणा किया तो -10। 1/2 बार हमारे पास प्लस का 6, प्लस माइनस के 16, प्लस के 40, माइनस बढ़ाइए 16 प्लस 24 प्लस -10, 1/2। 6 में से 16 को घटाया तो -10 प्लस के 40, 16 प्लस के है 24 प्लस के है, इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो हमारे पास मान आ गया 40 -10। 1/2 बार बढ़ाइए, माइनस का 10 और प्लस का 40 तो प्लस का 30, -40 में से 10 को घटाया तो 30, 1/2 बाहर था, 30 में से 30 को घटाया तो क्या आ गया? 0। तो कुल मिलाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ चुका है। तो हम कह सकते हैं ये दिए गए बिंदु क्या होंगे? सरेखीय होंगे। कई बार हमसे क्या करता है, इन बिंदुओं में एक चर डाल दिया जाता है, चर वैल्यू रख दी जाती है, और कहता है कि अगर तीनों बिंदु सरेखीय हों तो इस चर का मान क्या होगा। इस एक और उदाहरण की बात करते हैं इसी पर हम, कि हमें कोई तीन बिंदु दिए गए हैं, x, 2, या x, -2 की बात कर लेता हूं। दूसरा बिंदु हमारे पास है 5, 2, और तीसरा बिंदु हमें दिया गया है 8, 8। कहते हैं ये तीनों बिंदु क्या हैं? सरेख है।
ये तीनों बिंदु सरेख है, तो यहाँ पे हमें चर का मान ज्ञात करना है। तो बात वही आ गई, पिछले उदाहरण में हमने क्या किया था, तीन बिंदु दिए गए थे, उनको सरेखीय प्रूफ किया था। यहाँ पर दिया हुआ है कि तीनों बिंदु क्या है, सरेख है, अर्थात इन तीनों बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला में याद ही है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 का सारणी किसके बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि तीनों बिंदु सरेखीय है, हमें दिए गए। तो मान रखता हूं, यहां पर x आ जाएगा -2 1 5 2 1 8 8 1 बराबर 0। अब हल करना है, प्रसार विधि, सारूस विधि, किसी का भी यूज कर लेते हैं। चलो अब तक हम सारूस विधि का प्रयोग करते आ रहे हैं, यहां पर मैं इसका प्रसार करता हूं, पहली पंक्ति के लिए प्रसार कर रहा हूं। तो पहला अवयव लिखा मैंने, जिस पंक्ति जिस क्रम में आ रहा है छोड़कर शेष की हम सारणी बनाकर हल करेंगे। 2 को 1 से गुणा किया 2, -1 को 8 से गुणा किया 8, फिर माइनस में अगला अवयव लिखा मैंने -2। अगेन जिस पंक्ति जिस क्रम में आ रहा है छोड़कर शेष की सारणी बनाकर हल करेंगे। 5 को 1 से गुणा किया 5, -1 को 8 से गुणा किया तो 8, प्लस नेक्स्ट अवयव लिखेंगे 1। अगेन वही जिस पंक्ति जिस क्रम में आ रहा है छोड़कर हल करेंगे। 8 को 5 से गुणा किया 40, -2 को 8 से गुणा किया 100 बराबर 0। तो हमारे पास आई, 2 में से 8 को घटाऊंगा तो -6, माइनस माइनस प्लस 2, 5 में से 8 को घटाया तो -3 प्लस 1 है, 40 प्लस का और 16 माइनस का, तो हमारे पास आ गया 24 बराबर 0। गुना करेंगे, -6 को 8 से गुना किया तो -6x, -3 को 2 से गुना किया तो -6 प्लस 24 बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, -6x हमारे पास है, 24 और 6 की हम जगह बदल देते हैं, या प्लस के 24 और माइनस के 6, तो कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस के 18 बराबर 0। तो माइनस के 6x, 18 बदल ले गया तो माइनस का हो गया, माइनस से माइनस कैंसल, तो x बराबर आ गया 18/6, 18 में 6 का भाग दिया तो 3, x बराबर 3। तो यदि ये तीनों बिंदु सरेखीय है तो x का जो मान है वो 3 होगा, तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे, सरेखीय। तो सरेखीय पर हमारे पास 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहला, 3 बिंदु दिए जाते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है कि सिद्ध करो कि ये बिंदु सरेखीय है, और कई बार पूछता है कि क्या ये सरेखीय होंगे या नहीं। दूसरे नंबर पे हमसे क्या पूछ लिया जाता है इस प्रकार से कि उन तीनों बिंदुओं में किसी एक बिंदु में चर वैल्यू अदिश राशि डाल दी जाती है और यह कह दिया जाता है कि वो क्या है, वो सरेखीय हैं, तो उसका मान हमसे ज्ञात करवाया जाता है। सारणी के अनुप्रयोग में तीसरा टॉपिक हमारे पास है 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। सारणी की सहायता से हम 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली या जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा हुआ है 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x। लेकिन यहां पर हमें सारणी का सहारा लेना है, तो हम क्या करते हैं, आपको कोई 2 बिंदु दिए जाएंगे, सपोज ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, x1, y1, x2, y2, ये 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा समीकरण। इस पर कोई बिंदु P x, y है, क्योंकि जब हमें समीकरण निकालना है तो वो x और y के पदों में आएगा। तो यहां से आप इस आकृति के द्वारा देख सकते हो A, P और B तीनों एक ही रेखा पर है, अतः तीनों बिंदु क्या होंगे, सरेखीय होंगे। तो पिछले बिंदु के अकॉर्डिंग आप इसको सीधा लिख सकते हो, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 का सारणी का मान किसके बराबर, 0 के बराबर। तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हम इस सारणी के द्वारा हल कर सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा अपने इसको हल करते हैं। सपोज आपको बिंदु दिया हुआ है 3, 1 व
9,3। इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो पहला बिंदु 3,1 यानी कि x1 का मान 3, y1 का मान 1। दूसरा बिंदु 9,3, तो यहां से x2 का मान हमारे पास 9 आ जाएगा और y2 का मान 3। तो हम जानते हैं दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, फॉर्मूला लगा देंगे x1 y1 1 सॉरी xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 का सारणी का मान किसके बराबर? 0 के बराबर। तो पहली पंक्ति तो वैसे ही पड़ी रहेगी, दूसरी पंक्ति में x1 के स्थान पर 3, y1 के स्थान पर 1 और 1 पड़ा रहेगा, x2 के स्थान पर 9, y2 के स्थान पर 3 1, सारणी किसके बराबर? 0 के बराबर। प्रसार करें या सारों की भी लगाएं, कुछ भी करें, प्रसार कर रहा हूं मैं पहली पंक्ति के लिए, तो हमने x लिख लिया है। जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़कर शेष की हमने सारणी बना ली। 1 को 1 से गुना किया 1, माइनस 1 को 3 से गुना किया 3, फिर माइनस में अगला अवयव लिखा जाता है -5। जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है छोड़कर शेष की हम सारणी बनाते हैं, हल करते हैं। 3 को 1 से गुना किया 3, माइनस 1 को 9 से गुना किया तो 9, फिर प्लस में अगला अवयव, अगेन वही काम, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आ रहा है उसको छोड़ दिया जाता है, शेष की सारणी बनाकर हल किया जाता है। 3 को 3 से गुना किया 9, माइनस 1 को 9 से गुना किया तो 9 बराबर 0। x पढ़ाइए, 1 में से 3 को घटाए तो -2 माइनस y, 3 में से 9 को घटाए तो माइनस का 6 प्लस 9 में से 9 को घटाए तो 0। तो यहां से मान आ गया हमारे पास माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 6y बराबर 0। मैं यहां से -2 कॉमन ले लेता हूं, -2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा x, माइनस कॉमन लिया है तो प्लस किसमें बदल जाएगा? माइनस में। 6 में से 2 कॉमन किया तो कितना बच गया? 3y बराबर 0। -2 को मैं 0 के बटे में ले जाता हूं, x माइनस 3y बराबर 0 बटे -2। हम जानते हैं 0 में किसी भी संख्या का भाग दें तो वो मान 0 के बराबर ही होता है, तो x माइनस 3y बराबर 0। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? किन्हीं भी दिए गए दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था सारणी के अनुप्रयोग। 3 अनुप्रयोगों की हमने बात की। नंबर 1 त्रिभुज के क्षेत्रफल की, नंबर 2 3 बिंदुओं के सरेखीय होने की, और नंबर 3 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा। थैंक यू।